सिटी एंड टेम्परेचर और वेक्टर्स हैं क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। वालेकुम अस्सलाम। Describe qualitatively the motion of the train between 0 and 1. Distance time ग्राफ का gradient होता है speed, और क्योंकि gradient is decreasing हम कह सकते हैं speed is decreasing. Which 105. Determine the speed of the train at 2 seconds. Speed निकालने के लिए हम gradient निकालेंगे. तो rise upon run 0.32 divided by 3 पे आ रहा है 0.56. अच्छा सर 2 पे हमने 2 सेकंड्स बोले हम। और 2 पे आ रहा है 0.3 0.32. अब आपने करना है rise upon run y2 minus y1. बट सर उन्होंने कहा डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन p is equals to 2 zeros पर। At 2 का मतलब है 2 पे ग्रेडियंट निकालना है. स्ट्रेट लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स चूज हो सकते हैं. तो वो तो नीचे 0 भी हम यूज कर सकते नहीं कर सकते, वहां पे लाइन स्ट्रेट नहीं. सो ये हो गया 3 minus 2. सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में जहां तक लाइन स्ट्रेट है, जहां तक लाइन स्ट्रेट है कोई भी पॉइंट बता सकते. 2 कह रहा है और 2 की जगह 3 भी बोलता तो भी मैं यही करता, क्योंकि लाइन जहां तक स्ट्रेट है वहां तक ग्रेडियंट सेम है. समझ आ गई बात. लेकिन इससे पीछे का पॉइंट उठाओगे तो तुम्हें खुद पता है वहां ग्रेडियंट चेंज हो चुका है. और कर्व पर कभी भी ग्रेडियंट एक पॉइंट से नहीं आता, टेंजेंट बनता है वहां. अगर 2 पे कर्व होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो हम पहले 2 पे बनाते टेंजेंट, और टेंजेंट बनाने के बाद उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल. ठीक है. तो वो कह रहे हैं 2, लेकिन आप उनकी बातों में ना आए. समझ आ रही नहीं आ रही? क्या आंसर आया बताएं. 0.24 आया. Then the straight section of the track in B is part of the loop. The train completes exactly one loop. State and explain the average velocity. Average velocity is total displacement upon total time. Since the 0.12 total displacement 0, hence so the average velocity the average velocity is 0. ठीक है जी. देन हाइट निकालनी है सिलेंडर की. आपके पास क्या क्या है? प्रेशर पता है, डायमीटर पता है, वेट पता है. ये डेंसिटी GH वाला कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है भाई? रो जी एच प्रेशर का फॉर्मूला होता है. प्रेशर इज अपॉन P is equal to बट वो तो एक वॉल्यूम होता है ना, रो जी हाइट की जगह वॉल्यूम डेल्टा एच. वो तो अब थ्रस्ट है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए प्रेशर डिवाइड हो जाएगा रो से और जी से. तो डिफरेंस इन प्रेशर में कितना बताया? 0.053 आया है 520 आया. डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी थी? 1 एक्सपोनेंट 3. और जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 9. कितना है? 0.05 0.053. 5.38 0.05.
पर अगर हम 5.3 माइनस 2 लिखते हैं वो भी सही है, 0.053 लिख सकते हैं, 2 significant layers. Show that the upthrust acting on the cylinder is 0.39. Upthrust का फॉर्मूला क्या होता है? Change in pressure into area. अपथ्रस्ट का एक और फॉर्मूला होता है रो जी वी, उससे भी निकल सकता है। मैंने उसी से निकाला। रो जी वी में वी क्या है? एच हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये सही है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। एरिया कैसे निकालेंगे? उससे पाई 5d² वी स्क्वायर अपॉन 4। सो चेंज इन प्रेशर आया था 520 7.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई। डायमीटर कितना दिया बेटा? 0.031 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आया? 0.39। मैंने वो दूसरे एरिया और एच वाले से किया। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन निकालने के लिए बेटा आप देखें फोर्सेस कितनी। स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होगी। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? वेट है। और टेंशन और अपथ्रस्ट दोनों कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? वेट इज इक्वल टू टेंशन प्लस अपथ्रस्ट, और टेंशन हो जाएगा वेट माइनस अपथ्रस्ट। वेट कितना था? 0.84, और उसमें से माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट विच इज 0.39। कितना है आंसर? 0.45। 0.45 न्यूटन जो है वो आपका आंसर है। Then the string is now used to move the cylinder in part A vertically upwards through the water. The variation with time of the velocity of the cylinder is shown in figure 2.2. Use figure 2.2 to determine the acceleration of the cylinder at time 2 seconds. अब यहाँ पर भी देखो at time 2 बोला है ना, तो ग्रेडियंट निकालोगे। कोई भी दो पॉइंट ले लो बेटा। एक हो गया 0,0 क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पॉइंट, और 2 पे कितना आ रहा है? 8 2 पे आ रहा है 8 8 आ रहा है। 8 ही आएगा। सही। सो राइज अपॉन रन करते हैं, तो 8 माइनस 0 अपॉन वैसे सेंटीमीटर निकलेगा। सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है, तो अभी हम अपने आंसर को यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। 8/2 कितना आया? 4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो ये 0.04 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर्स में था तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया है। The top face of the cylinder is at a depth of 0.32 meter below the surface of the water at time 0. Use figure 2.2 to determine the depth of the top face below the surface of the water at time 4 seconds. 4 seconds 2.5 से लेकर 4 तक का, ये अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितनी हाइट उसने चेंज की, वो मिल जाएगी। तो ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है बेटा इसकी? 2.5 से 4 कितनी हुई? 1.5 टाइम्स हाइट कितनी है? 10। क्या आंसर आया? सेंटीमीटर्स में आएगी ये। 15/2 7.5 होती है, 7.5 सेंटीमीटर्स हुआ। ठीक है, ये इसने हाइट चेंज की है। और इससे पहले कितनी थी? इससे पहले वाला है 0.3। नहीं, ये वाला पहले वाला एरिया पे तो निकलेगा ना। 4 तक टोटल है ना, 0 से लेकर 4 तक। मैंने 4 किया था।
पहले वाला कितना आ रहा है? 0.20 हाफ इंटू बेस इसकी है 2.5 टू 10, कितना है ये? ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। तो टोटल मिलाकर ही हो गया, टोटल डिस्टेंस जो उसने मूव किया है 12.5 प्लस 7.5 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स, या फिर आप लिख सकते हैं 0.20 मीटर्स। ठीक है, पहले से इसकी डेप्थ कितनी थी 0.3 और उसके बाद इतनी डेप्थ उसमें हो गई कम। कहाँ जा रहा है ये? मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू द वाटर। तो पहले 0.32 मीटर की डेप्थ पे था, 0 पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है 32? 75 कौन सा पेपर है? इधर ही लिखा हुआ है ना, 0.32 मीटर डेप्थ थी पहले। बेटा ये पेपर है नवंबर 2022। तो ये जो पहले जो टोटल डेप्थ थी इसकी, वो आपके पास 0.32 थी। अगर ये ऊपर चला गया है तो इसकी डेप्थ हो जाएगी कम, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। हम डेप्थ बताने के लिए 0.32 में से माइनस कर दें 0.20, क्या आंसर आया? 0.5 0.12 मीटर अब डेप्थ इसकी रहेगी। The cylinder in B is released from the spring at time 4 seconds. The cylinder falls from rest vertically downwards through the water. Assume that the upthrust acting on the cylinder remains constant as it falls. State the name of the force that acts on the cylinder when it is moving. Moving वाली force कौन सी होती है? Viscous या drag, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, state and explain the variation if any of the acceleration of the cylinder as it falls downwards through the water. तो जैसे जैसे फॉल करेगा विस्कस फोर्स बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही केस होगा जैसे टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जब आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है, फिर एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते फाइनली वेट को बैलेंस करती है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। सो एज इट फॉल्स द viscous force increases and the resultant force and acceleration decreases. ठीक है, जैसे जैसे फॉल करेगा वेट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन विस्कस फोर्स इंक्रीज होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। डिटरमिन F1 हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और कंप्रेशन कैसे निकल सकता है? F इज इक्वल टू के ई, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है टाइम्स 0.045, क्या आंसर आया? 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, use figure 3.1 to show that for compression of 0.045 the elastic potential energy is 0.81। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ए
ई स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर जैसा हम लिखना चाहें, हाफ एफ ई नहीं लिख सकते, क्योंकि लिख सकते हैं बल्कि आपने निकाल लिया फोर्स। अगर ये कंप्रेशन अलग दिया होता ना तो फिर ये यूज नहीं होता। तो अभी यूज हो सकता है हाफ एफ ई, आपको फिर उसी कंप्रेशन का फोर्स पता होना चाहिए, यहाँ पता है, लेकिन देख कर अप्लाई कीजिएगा। अगर उन्होंने ये वाली कंप्रेशन अलग दी हो और ये कंप्रेशन अलग दी हो तो फिर हाफ एफ ई यूज नहीं करेंगे, सही, क्योंकि हर एक्सटेंशन पे फोर्स अलग होती है। तो एक्सटेंशन सेम है इसलिए फोर्स सेम है, तो यूज हो सकता है वरना यूज नहीं। सो हाफ के स्क्वायर में के कितना है और ई स्क्वायर कितना है का, क्या आंसर आया? 0.81 शो करना था, सेम आना चाहिए। A child's toy uses the spring in A. Spring in A का मतलब है हमने spring A का spring constant हम use कर सकते हैं। To launch a ball of mass 0.020 kilogram vertically into the air, the ball is initially held against one end of the spring, which has a compression of 0.045. The spring is then released to launch the ball. The kinetic energy of the ball as it leaves the toy is 0.72 joules. The toy converts the elastic potential energy of the spring into kinetic energy of the ball. Use the information in A part 2 to calculate the percentage efficiency of this conversion. Efficiency का formula क्या होता है बेटा? Useful output upon total input multiplied by 100. तो यूजफुल आउटपुट कितना था हमारा 0 और इनपुट कितना है? क्या आंसर है? 88.88 आया है। 88.8 आया था, तो ये हो गया 89% राउंड ऑफ। 88 Determine the initial momentum of the ball. बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। क्या हमें वेलोसिटी पता है? ई होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 2me। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये हमने चैप्टर 6 में डेरिवेशन के साथ पढ़ा था। अब नोट्स खोलें, वर्क एनर्जी पावर की। अगर हमारे पास बहुत टाइम हो तो हम कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, स्पीड निकालने हैं, फिर निकालो, तो 2 स्टेप्स में हो जाएगा, वरना डायरेक्टली हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me में 2 इंटू मास कितना है? 0.020 इंटू एनर्जी कितनी थी? 0.72 0.72। जो आंसर आ जाए, इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 0.020 मल्टीप्लाइड बाय 0.72, ये आ रहा है 0.0288। ठीक है, और इसका रूट कर लें तो हमारा आंसर आ रहा है 0.169। हम इसको लिख रहे हैं 0.17। मोमेंटम का स्क्वायर, पी इज मोमेंटम। ठीक है। A ball in B leaves the toy at point A and moves vertically upwards through the air. Point B is the position of the ball when its maximum height. बेटा maximum height पे velocity 0 होती है, vertical velocity. The gravitational potential energy of the ball increases by 0.60. H निकालना है। GP का फॉर्मूला बताएं। mgh और अगर हमें H निकालना है तो GPE अपॉन mg। GPE कितनी है? 0.60 डिवाइडेड बाय mg। मास कितना था? 3.058 आया है 3.1 3.058
0.058. Determine the average force due to air resistance acting on the ball for its movement from A to B. तो बेटा कितनी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? 0.6 और काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ए ई इज इक्वल टू डेल्टा जी बी ई प्लस हीट। यस और नो? तो हीट हो जाएगा, देखिए जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही, जीपी बढ़ रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही, तो इसलिए इसकी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट हो जाएगा के ई माइनस जीपी। ए कितना था? माइनस कितना आया? 0.12 आया। अब ये जो हीट है ना, ये एक्चुअली बराबर होती है वर्क डन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर होती है हीट। ये हो जाएगा एफ इंटू डी। अगर हमें डी निकालना है तो वर्क डन डिवाइडेड बाय, सॉरी हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना। एफ हो जाएगा वर्क डन अपॉन डिस्टेंस। वर्क डन अभी हमने कितना निकाला अगेंस्ट हीट, अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस तो हो गया, सो डिवाइड बाय 0.31। क्या ही वैल्यू? 3.1 था। क्या आंसर आया? Sir, 0.0387 है, but 0.039. 0.039, हाँ। और वैसे आया क्या है? 0.0387. ओके गुड, याद कर लिया सबने? Then next, when there is air resistance, the ball takes time t to move from A to B. State and explain whether the time taken for the ball to move from A to its maximum height will be more than, less than, or equal to if there is no air resistance. Air resistance अगर नहीं होगी तो heat produce नहीं होगी, और heat produce नहीं होगी तो kinetic energy सारी convert हो जाएगी किसमें? जीपी में। और जीपी ज्यादा होगी तो फिर हाइट भी, और अगर हाइट ज्यादा होगी तो टाइम टेकन भी ज्यादा होगा। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये बॉल ज्यादा ऊपर तक जाएगी और ज्यादा देर तक जाएगी। एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से बॉल ने उतनी हाइट गेन नहीं की तो उतना टाइम भी नहीं लगा, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हाइट गेन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोर हाइट गेन hence t is more. Value of time taken is more than t. एक ही नंबर का सवाल है, इसलिए बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, वरना आप बता सकते थे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, जीपी बढ़ जाएगा तो हाइट भी बढ़ जाएगी। ठीक है। Rigid plank is used to make a ramp between two different horizontal levels of ground as shown. Point A at one end of the plank rests on the lower level of the ground. A force acts on and is perpendicular to the plank at B. The plank is held in equilibrium by a rope that connects point D on a plank to the ground. The plank has a weight that may be considered to act from its center of gravity, C. The rope is perpendicular to the plank and has tension T. The plank is at an angle of 38 degrees to the vertical. The forces and the distances along the plank of points A, B, and C, A, B, C, and D are shown in figure 4.1. So
Show that the component of the weight that is perpendicular to plank is 59 न्यूटन। तो बेटा वेट का कंपोनेंट निकालना है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू वाई। तो हो जाएगा 96 साइन 38। डब्ल्यू वाई होता है डब्ल्यू साइन थीटा, तो 96 साइन कितना, क्या वैल्यू आई? 59.10 आ रही है, 9.10 आई है, ठीक है। By taking moments about end A of the plank, calculate tension T। बेटा अगर end A pivot है तो उसके हिसाब से देखें WY का मोमेंट कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। T का मोमेंट कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और 45 का मोमेंट कहाँ होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और एक क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। सो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स किस किस की वजह से? एक है WY, उसका डिस्टेंस है 1.5, WY इंटू 1.5 प्लस T इंटू कितना, 1.8। T इंटू 1.8, ठीक है, क्योंकि T का डिस्टेंस जो है ना ये 1.5 प्लस 0.3 और 45 का डिस्टेंस, इन सब का सम होगा कितना, 2.9। 45 इंटू 2.9, सबको प्लस कर लिया, सही है। अब WY की वैल्यू पता है ना आपको, वो है 59, बाकी पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। ये जो 59 इंटू 1.5 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर उन दोनों को सम करने के बाद 1.8 उधर जाके डिवाइड होगा। तो बताएं क्या आंसर आ रहा है टी का? 23.33 था, 23। 23.33 आ रहे हैं, हम 23 लिख रहे हैं, ठीक है। Then microwaves with the same wavelength and amplitude are emitted in phase from two sources X and Y as shown in figure 5.1. Microwave detector is moved along a path parallel to the line joining X and Y. An interference pattern is detected. A central intensity maximum is located at point A and there is an adjacent intensity minimum at point B. Microwaves have a wavelength of 0.040. Calculate frequency. F का फॉर्मूला होता है V अपॉन लैम्डा। V होता है माइक्रोवेव के लिए 3 एक्सपोनेंट 8, खुद पता होना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दी है 0.040। क्या आंसर आया? 7.5 एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा। 7.5 एक्सपोनेंट 9 नहीं आया, आंसर आया क्या? आया एक्सपोनेंट 9 था, बट उसको उसमें बैठ देंगे ना, 7.5 हो जाएगा। अच्छा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7.5 एक्सपोनेंट 9 और एक्सपोनेंट 9 गीगा को कहते हैं, इसलिए हम सिर्फ 7.5 लिख रहे हैं क्योंकि मैं आंसर गीगा में ही शो कर रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंट 9 हटाकर गीगा लगा दिया है, ये लगा हुआ गीगा। For the waves arriving at point B, determine the path difference। बेटा B पर क्या बन रहा है, मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव पहला है मिनिमा, पहला मिनिमा, कितना पार्ट डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं 0.5 लैम्डा। अगर अभी भी किसी को नहीं याद कुछ नहीं कर सकते। पार्ट डिफरेंस की कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएं। सबसे पहला 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5 एंड सो ऑन। और इसी तरह से A जहां पर मैक्सिमम बन रहा है, इसकी क्या है कंडीशन, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हमने टॉपिकल में कर लिए, वहां से प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको ये सारी लैंग्वेज समझ आ रही होगी कि हम क्या कह रहे हैं। तो 0.5 लैम्डा है, लैम्डा कितना दिया हुआ था, तो 0.5 इंटू 0.040, ये वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, कितना हो गया, हाफ। बी पर अगर पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, 1 लैम्डा 360 होता है, ये हाफ लैम्डा है तो ये हो गया 180 डिग्री। The amplitudes of the waves from the sources are changed. This causes a change in the amplitude of the waves arriving at point P. Point A, at this point, the amplitude of the wave arriving from the source X is doubled. अगर amplitude double हो जाए तो
दोनों का एम्पलीट्यूड हमने डबल डबल कर दिया है। एम्पलीट्यूड डबल हो जाए तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर। सही है, तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीजेस स्क्वायर लगा बाय द फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। Describe the effect, if any, on the positions of the central intensity maximum and the adjacent intensity minimum due to the following separate changes. The separation of the sources x and y is increased. अगर separation बढ़ जाए, लैम्डा होता है ax upon t, ठीक है। अगर मैं a बढ़ा रहा हूं तो इससे x क्या हो जाए? कम हो जाए। a and x are inversely proportional to each other। अगर हम a को सब्जेक्ट बनाए तो हमें पता चल जाएगा कि x के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो वो कह रहे हैं सेपरेशन बढ़ाई है हमने, तो द फ्रिंज, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने बोला है सेपरेशन ऑफ द सोर्सेज एक्स एंड वाई इंक्रीज। पोजीशन ऑफ द सेंट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या बोलेंगे? द पोजीशंस बिकम क्लोजर, या हम लिख सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस डिक्रीजेस। किसी भी फॉर्म में आप इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है यहां तक? The phase difference between the microwaves emitted by the sources x and y changes। देखा, आपको पता है फेज डिफरेंस अगर 180 हो ना तो इंटरचेंज हो जाएंगी पोजीशन। जहां पर मैक्सिमा बन रहा है वहां मिनिमा बनेगा, और जहां मिनिमा बन रहा है वहां, तो आप कहेंगे द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर्स लगे हुए पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम है। अब I होता है V अपॉन R, तो मैं I की जगह लिख रहा हूं V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब V हो गया कैंसिल कॉमन लेकर, सही है। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है जी। नेक्स्ट, the battery of electromotive force 8 volt and internal resistance R is connected to 3 resistors X, Y and Z as shown। अब नीचे वाला जो रेजिस्टर है, काम करें जल्दी से, इसका वोल्टेज निकालें। V is equal to IR, कितना है? 16 into 0.45, 7.2 वोल्ट आ गया। ये जो 7.2 वोल्ट है ये इसका है। अगर 7.2 इसका है तो फिर 7.2 इनका भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगे। ठीक है, और अब इनकी रेजिस्टेंस निकालें जरा। 7.2 और 0.49 R हो गया कितना? 7.2 डिवाइडेड बाय 0.49 कितना आया? 14.69
ओम्स आ गई। ये इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस है एक्स और सी की, सही है। अच्छा ये जो करंट है 0.45 और 0.49 ऐड करें जरा, कितना हुआ 0.45 0.9 प्लस 0.49 कितना हुआ 0.94 एम्पियर का करंट ना, ये आपके पास टोटल करंट है जो फ्लो करेगा यहाँ पर आर में। अच्छा 8 में से अगर हम माइनस कर दें 7.2 को तो 0.8 वोल्ट इसका वोल्टेज है। और अगर इसमें से मैं आर निकाल लूँ, आर होता है वी अपॉन आई, 0.8 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो गया आपके पास 0.85 ओम्स। ये वो सारी चीजें जो वो आपसे पूछ सकते हैं, भी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, हमने सारी वर्किंग यहाँ पर कर ली है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब सर्किट दिया हो तो जितनी चीजें आपको पता चल सकती हैं वो आप सॉल्व कर लिया करें, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब जैसे उन्होंने बोला करंट इन द बैटरी, कितना है भाई करंट इन द बैटरी 0.94 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने वहां वर्किंग शो की हुई है, तो मार्क यहाँ मिलेगा। पेपर में कहीं पर भी वर्किंग की हुई है आपने, एग्जामिनर को नजर आ रही है, तो आप वर्किंग यहाँ शो करें, यहाँ सर्किट में दिखाई भी हो तो आपको पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आर हो गया बी अपॉन आई, कितना वोल्टेज था इसका 0.8, करंट कितना था 0.94 और क्या रीडिंग आई थी 0.85 आई थी। और इसकी वर्किंग हमने उधर भी शो की हुई है, तो वहां से भी सपोर्ट मिल रही है कि हाँ हमने बताया वैसे। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेटा वी होता है आई अपॉन एन ए क्यू, सही है। वाई के लिए पूछ रहे हैं तो वाई का आई कितना था करंट 0.49, वाई का सॉरी 0.45, ठीक है। तो 0.45 डिवाइडेड बाय एन कितना दिया हुआ इन्होंने, एन कहाँ दिया हुआ? अब हम यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप एक काम करते हैं, y और किसकी बात हो रही है, x की बात हो रही है, ठीक है। दोनों का करंट सेम नहीं है, लेकिन दोनों का लिखा हुआ है मेड फ्रॉम सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए क्यू। इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और q कांस्टेंट, तो रेशियो बनेगा आई अपॉन बी का। आई अपॉन बी इज इक्वल टू आई अपॉन बी, यहां पर आप लिख दें x और वहां आप लिख दें y। हमें निकालना क्या है dy, आई एक्स अपॉन बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी आई बाय मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स अपॉन आई एक्स। तो आई बाय कितना है बेटा करंट ऑफ y 0.45 टाइम्स बी एक्स कितना है 2.1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय आई एक्स कितना था, क्या आंसर आया 1.9 exponent minus 1.9 एक्सपोनेंट -4, यही आ रहा है। एक दफा कैलकुलेशन से चेक कर लें, आप लोगों ने कैलकुलेशन यही की है या कुछ और की है। 2.49 will be generated for the property and the field 1.83 something है but सही है या इसमें एरर आ सकता किसमें है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे ख्याल में शो करना चाहिए कि कहाँ से आपने अंडरस्टैंडिंग यूज की, तो फॉर्मूला वगैरह 0.45 into 2.1 exponent -4 divided by 0.49
आंसर आ रहा है 1.92 एक्सपोनेंट -4, जिसको हम लिख सकते हैं 1.9। आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट है। Resistor Z in figure 6.2 is replaced by a new resistor of smaller resistance. State and explain the effect, if any, on the internal potential difference of the battery. Terminal potential. तो resistor Z की जगह अगर हम smaller resistance लगा दें तो उससे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जिससे सर्किट का करंट बढ़ने से हमेशा याद रखेंगे लॉस्ट वोल्टेज बढ़ता है, और लॉस्ट वोल्टेज बढ़ने से टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाता है क्योंकि ईएमएफ कांस्टेंट है। सही है, तो हम यही बताएंगे। रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली करंट से शुरू करता है। करंट ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस क्योंकि आपने रेजिस्टेंस कम कर दी, हेंस क्या बढ़ जाएगा, लॉस्ट वोल्टेज increases and terminal potential decreases. State a similarity and a difference between up quark and an anti-quark. Up anti-quark. Similarity क्या है? Same state mass, और आप लिख सकते हैं opposite charge. बस अगला जो उसका पार्ट है वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है तो इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, यहीं तक रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्स। ये एस में नहीं है, 2 में।